जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित विमुटा स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो महासू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करी है। हर सैटरडे और संडे को रात 7 से 8 के बीच आर्मी अग्निवीर का जो मॉक टेस्ट है WMP यानी गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, चाहे वो ट्रेडमैन 8th और 10th पास हो, चाहे अग्निवीर GD के लिए हो, उनके लिए सभी के लिए ये जो मॉक टेस्ट है वो बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें उन सभी भाइयों तक जो इस बार अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। आप वीडियो में ये भी देखें कि जो लेवल है वो किस प्रकार से है। यदि आर्मी अग्निवीर का जो ये लेवल है वो इजी रह रहा है तो हम जो इसका लेवल है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमें ज़रूर बताएं कि 50 में से आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल लोथल की खुदाई करने वाला पहला भारतीय पुरातत्व कौन थे। यानी हड़प्पा जो स्थल है उसकी खुदाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, RD बनर्जी, SR राव। तो जो लोथल है ये एक प्रकार का बंदरगाह है जो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। इसकी सबसे पहले जो खुदाई करी थी उसका जो राइट आंसर है SN राव के द्वारा जो हड़प्पा का लोथल है बंदरगाह उसकी खुदाई करी गई थी और इन्होंने जो ये खुदाई है वो 1955 से 1962 के अराउंड करी थी और ये गुजरात के अंदर स्थित है। भारत का कौन सा राज्य लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप से जाना जाता है। मिजोरम, मेघालय, असम या त्रिपुरा। ये उपनाम है कि लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। मिजोरम, मेघालय, असम या त्रिपुरा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। जो असम राज्य में प्रमुख नदी है वो ब्रह्मपुत्रा है और ब्रह्मपुत्रा को असम में लाल नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना के सैन्य खुफिया विभाग का प्राथमिक भूमिका क्या है। आपने भारतीय सेना की जो खुफिया विभाग है उसकी भूमिका बतानी है कि इन 4 ऑप्शन में से क्या है। तोपखाना अभियान, खुफिया जानकारी एकत्रित करना और विश्लेषण, चिकित्सा सेवाएं या युद्ध अभियांत्रिकी। तो जो हमारी सैन्य खुफिया विभाग है उनका जो प्रमुख कार्य होता है, उनकी जो भूमिका होती है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। खुफिया जानकारी एकत्रित करना और उनका विश्लेषण यानी एनालिसिस करना। कौन सा भारतीय विमान स्वदेशी हल्का युद्ध हेलीकॉप्टर है। रुद्रा, चेतक, Mi-17 या ध्रुव। तो भारत के द्वारा जो स्वदेशी होता है, जो खुद के द्वारा बनाया गया हो, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा युद्ध हेलीकॉप्टर है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है रुद्रा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं चेतक की बात करूं तो ये फ्रांस के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी आपने ध्यान देना है, फ्रांस के द्वारा चेतक बनाया गया था। और जो Mi-17 है ये रूस के द्वारा बनाया गया था। तो साथ के साथ ही आपने ये पॉइंट भी ध्यान देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे सीधे तौर पे ये पूछा गया है कि जो NDRF है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपने वो बताना है कि 15 अप्रैल, 7 अक्टूबर, 22 नवंबर या 19 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 जनवरी। अगर मैं फुल डेट की बात करूं तो 19 जनवरी 2006 को NDRF की स्थापना हुई थी। तो ये फुल डेट है 19 जनवरी 2006। जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है यानी NDRF है उसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे स्थापना दिवस पूछा गया था, तो राइट आंसर 19 जनवरी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल्य योजना चलाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास करना, शहरी आवास या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय वो ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास करने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा चलाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी जो हमारी UNO है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
उसकी एक जो जनरल असेंबली है, महासभा है, उसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपने बताना है सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडिता और एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है इंदिरा गांधी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विजय लक्ष्मी पंडिता, ऑप्शन नंबर सी। विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा जो यूएनओ की महासभा है उसमें पहली महिला ये अध्यक्ष बनी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। अगला प्रश्न, चट्टानों में बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्व स्थल कौन सा है? यानी जो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं वो इनमें से कौन सी है? उदयगिरी की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, बराबर की गुफाएं या भीमबेटका की गुफाएं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कन्हेरी की गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी। कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ये आपने ध्यान देना है, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर ये स्थित है कन्हेरी की गुफाएं। और इन कन्हेरी गुफाओं में क्या किया गया था कि चट्टानों को काटकर मूर्तियां बनाई गई थी और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो जो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है वो राजस्थान है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में जो चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है। भारत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की भूमिका क्या है? एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो इसमें से उनका कार्य क्या है ये आपने बताना है कि एनडीए का काम क्या है। नौसेना अभियान, भविष्य के सैन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण, मिसाइल विकास या साइबर सुरक्षा? तो जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये क्या करता है कि जितने भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी होते हैं उनका ट्रेनिंग यहाँ पे लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि भविष्य के सैन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ पे लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, पतंग उड़ाने के उत्सव के लिए प्रसिद्ध भारतीय त्योहार कौन सा है? यहाँ पे आपने देख लेना है कि जो पतंग उड़ाने के उत्सव के लिए प्रसिद्ध भारतीय त्योहार है वो कौन सा है जिसमें पतंगे उड़ाई जाती है? रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, उत्तरायण या नवरात्रि? तो जो पतंग उड़ाने के लिए है वो उत्तरायण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो उत्तरायण है ये मकर संक्रांति पर मनाया जाता है और ये गुजरात राज्य के अंदर मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान देना है। ये गुजरात के अंदर मनाया जाता है और मकर संक्रांति के दिन ये मनाया जाता है और ये जो उत्तरायण है ये पतंग उड़ाने से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 24 मार्च, 5 सितंबर या 10 जून? तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी भारतीय सिनेमा के पितामह कौन हैं? राज कपूर, बी शांताराम, सत्यजीत रे या दादा साहेब फाल्के? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो दादा साहेब फाल्के होगा, ऑप्शन नंबर डी। दादा साहेब फाल्के के द्वारा जो पहली फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी जो इनके द्वारा बनाई गई थी और इन्हें भारतीय जो सिनेमा है इनके पितामह कहा जाता है। अपने मैंग्रोव जंगलों के लिए प्रसिद्ध भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? तो जो मैंग्रोव जंगलों के लिए प्रसिद्ध है वो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षित करने वाला रक्षा संस्थान कौन सा है? यानी एयरफोर्स के जो अधिकारी है उनका ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है। तो जो पहला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून यानी IMA, दूसरा है नेवल एकेडमी एझिमाला, तीसरा है एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल और तीसरा है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि एयरफोर्स के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो डुंडीगल में है। और बाकी की बात करें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA ये देहरादून के अंदर है, और नेवल एकेडमी एजिमाला के अंदर स्थित है। और जो इसकी बात करें, जो ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे है, चेन्नई में। तो जो ये है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे आर्मी से यानी स्थल सेना से संबंधित है, तो ये तो एलिमिनेट हो गए। और जो यहाँ पे ये वाला है ऑप्शन बी नेवल एकेडमी वाला, ये नेवी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था वो पूछा गया था एयरफोर्स से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो जीके के हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब जो भाग 2 है इसमें हम सामान्य विज्ञान यानी साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर, बैटरी, डायोड या रेसिस्टर? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बैटरी का क्या काम है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगर हम सेल की बात करें तो बैटरी के अंदर सेल होते हैं, उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, और जब बैटरी जलती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक ऊर्जा में यानी विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? यहाँ पे बात करी गई है सोडियम क्लोराइड की। नमक, बेकिंग सोडा, चूना या चौक? तो जो सोडियम क्लोराइड है जिसका सूत्र NaCl है, ये नमक को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये भी ध्यान देना है कि जो नमक को है वो टेबल साल्ट कहा जाता है। तो कभी पूछा था कि टेबल साल्ट किसे कहा जाता है, तो वो भी नमक को कहा जाता है। और नमक का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड है, और जो सोडियम क्लोराइड का सूत्र है वो NaCl है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखनी है 4, और आपने ये बताना है कि जो फेफड़ों से हृदय तक है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त। ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होता है? इसको शुद्ध रक्त कहा जाता है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि फेफड़े से हृदय तक जो शुद्ध रक्त है वो कौन ले जाता है? तो ऑप्शन ए है पल्विनरी धमनी, ऑप्शन बी है बिनाकावा, ऑप्शन सी है महाधमनी, और ऑप्शन डी है पल्विनरी शिरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पल्मिनरी शिरा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। आपने सुना होगा कि धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन जो यहाँ पे पल्मोनरी शिरा है इसमें ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पानी का के पार गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण, परासरण, निस्पंद या सक्रिय परिवहन? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा परासरण। अब परासरण प्रक्रिया क्या है? जब पानी अर्धपारगम्य झिल्ली के पार गति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली को जब पानी यानी पानी होता है विलयक, विलयक उसको पार करता है, तो जब पानी अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करता है तो उसे परासरण विधि कहा जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4, C2H6, CO2, C3H8। तो जो मीथेन का सूत्र है वो CH4 है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मैंने कल वाले मॉक टेस्ट में भी कहा कि जो मीथेन को है वो मार्श गैस या गोबर गैस कहा जाता है, और इसका जो सूत्र है वो CH4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कौन सी परत तरल धातु है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? तो सबसे पहले तो जो पृथ्वी की 3 परतें होती है, आपने सुना होगा क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है कोर। पृथ्वी की 3 परतें होती है, तो इसमें यह पूछा गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ उत्पन्न होता है? पृथ्वी की तीनों परतों में, आंतरिक कोर में, क्रस्ट में, मेंटल में या बाहरी कोर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बाहरी कोर है, आउटर कोर है, यह एक तरल लोहे से बनी होती है, यानी जो लोहा है वो तरल अवस्था में यहाँ पे पाया जाता है, और जो चुंबक है वो लोहे के ऊपर काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव नेत्र लेंस को कौन सा हिस्सा अपनी जगह पर रखता है?
सिलियरी मसल्स यानी सिलियरी मांसपेशी, संस्पेशरी, लिगामेंट्स, रेटिना और कॉर्निया। तो इसको एलिमिनेट मेथड से पढ़ते हैं कि जो कॉर्निया है इसका काम क्या है। कॉर्निया आंखों का वह भाग है जिसे दान किया जाता है। तो ये तो ऑप्शन से बाहर हो गया। अब चलते हैं सी की ओर। रेटिना आंखों का वह भाग है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी बाहर हो जाएगा ऑप्शन से। फिर ऑप्शन ए पे आते हैं। सिलियरी मसल्स क्या है, ये क्या काम करता है। ये काम करता है कि जो लेंस की फोकस दूरी है इसको कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है। तो हमारा एक ऑप्शन वापस बचता है ऑप्शन बी, जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि संस्पेशरी मसल्स या संस्पेशरी लिगामेंट इसका काम क्या है। ये करता है कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है उसको अपनी स्थिति पर कंट्रोल करता है, उसको हिलने नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन नंबर 23, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। यानी मानव शरीर में जो कैल्शियम है उसको कौन सुखाता है। विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन डी क्या करता है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम है उसको सुखा देता है, अवशोषित कर देता है। अगला प्रश्न, मशीन पहिए का उपयोग करके, ये बल है, बल की दिशा बदलकर, यहाँ क्या ये लिखा हुआ, बल की दिशा को बदलकर प्रयास को कम करती है। यानी इन चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी मशीन है जो बल की दिशा को बदल देती है और उसका जो भार है वो कम करने की कोशिश करती है। लीवर, पुली, झुका हुआ तल और स्क्रू। तो लीवर ये क्या होता है, उत्तोलक होता है, ये ध्यान देना है। ये एक प्रकार का उत्तोलक है, यानी एक छड़ है, लीवर होती है छड़, लंबी छड़, ठीक है। एक छड़ होगी, पुली होगी। पुली क्या होता है, जो दोनों तरफ से, सड़क में भी आपने देखा होगा पुली क्या होती है, ये दोनों तरफ से खोखली होती है, एक टायर की तरह होती है। ऐसे पुली एक उस पे बनी होती है सड़क पर। झुका हुआ तल या स्क्रू, तो एक जो साधारण मशीन है जो बल की दिशा और उसको कम करने का काम करती है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी पुली। क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रबल अम्ल, उदाहरण के लिए HCl। HCl क्या है, एक अम्ल है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। उसका pH मान क्या है, 7, 13, 5 या 1। HCl है, ये एक प्रबल अम्ल है, तो इसका जो pH मान है वो कितना होगा, 1 होगा। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे शरीर में है वो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, वो इंसुलिन है। नेक्स्ट, पादप कोशिका भित्ति वो किससे बनी होती है, कोलेजन से, कैरोटीन से, सेल्यूलोज से या स्टार्च से। तो जो पादप कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देना, एक जंतु कोशिका होती है, एक पादप कोशिका होती है। तो जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, और जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में है वो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति पर निर्भर ऊर्जा का रूप कौन सा है। यानी अगर कोई वस्तु गति में है तो इनमें से उसमें कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा होगा। कोई भी पिंड जब गति अवस्था में होता है तो उसके अंदर जो निहित ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, छोटी कोशिका संरचनाओं को देखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है। यानी जो आंखों से आप कोशिका नहीं देख सकते, या कोई भी जीव, कोई भी वस्तु जिसको आप आंखों से नहीं देख पाते, उसके लिए इनमें से कौन सा यंत्र आप यूज करते हो, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बैरोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ऐसा उपकरण है जो सूक्ष्म वस्तुएं जिनको आंखों से नहीं देख सकते उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है। कमरे के तापमान पर पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है,
कि अगर कमरे का तापमान देखें तो उसमें जो पानी के अंदर सबसे अधिक घुलनशील गैस होती है वो कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम। तो जो कमरे के तापमान पर पानी में सबसे अधिक मात्रा में घुलती है वो CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हमने जीके और साइंस यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब जो अगला भाग है, भाग 3, इसमें हम मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 3 में यहाँ पे मैथ दिया गया है तो इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 12 भाग 4 प्लस 6 का मान ज्ञात करें। यहाँ पे भाग कैसे दिया है? 12 भाग का मतलब होता है बटे 4 प्लस 6। इसको सॉल्व करना है कि सॉल्व करके आंसर कितना आएगा। 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 12 के लिए, जो जाना है 3 बार, 4 3 12, तो 3 बचा प्लस 6 बचा, तो 6 और 3 कितना हुआ? 9। तो जो यहाँ पे 9 है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक दुकानदार 45 में एक पेन बेचता है और 5 रुपए का लाभ कमाता है, तो लागत मूल्य क्या था? यानी अगर आप एक दुकानदार हो और आपने क्या करा कि 45 रुपए में एक पेन बेच दिया। बेचने का मतलब क्या था? सेलिंग प्राइस, यानी आपने उसको सेल करा 45 रुपए में, और उसके ऊपर जो आपको लाभ है वो कितने का हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। तो 45 में से जब 5 घटा दोगे तो आपका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकलने वाला है। तो आपने उसको खरीदा कितने का था? 40 रुपए का खरीदा था, और 5 का लाभ कमाने के लिए 45 में उसको बेच दिया, तो लागत मूल्य कितना है? 40। ये ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न, षटभुज में कितनी भुजाएं होती है? 5, 6, 7 या 8? तो एक षटभुज में 6 भुजाएं होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 3 और 5 का लघुत्तम समावर्तीय यानी एलसीएम क्या होगा? तो आपने यहाँ पे ऐसे एलसीएम निकालते हैं 3 और 5 का। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आता, तो इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोसेस से करता हूँ। 3 का पहले पहाड़ा 3 के लिए पड़ा, एक बार गया, और 5 3 से नहीं कटता, इसलिए अंत में 5 का पहाड़ा 5 के लिए एक बार। तो इसको इंटू करेंगे तो 3 पंजे 15, तो जो 3 और 5 का एलसीएम है वो 15 निकल के आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यदि दो संख्याओं का योग 60 है और एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमने यहाँ पे दो संख्या बनाई कि पहली संख्या a है प्लस दूसरी संख्या b है। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे तो उसका योग कितना होगा? 60 होगा। अब इसने बोला कि एक संख्या 35 है, तो अगर एक संख्या 35 है और दूसरी आपको निकालनी है जिसका योग 60 के बराबर है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 के पास माइनस 35 चला जाएगा, और 60 में से 35 घटाओगे तो यहाँ से हासिल लाई 10 में से 5 गए 5 बचता है, और 5 में से 3 गए तो 2 बचता है। तो आंसर यहाँ पे 25 आया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। एक दुकानदार ने एक पेन 45 रुपए का खरीदा। खरीदे का मतलब है कॉस्ट प्राइस, कि उसने 45 रुपए का खरीदा और उसको 60 में बेच दिया। बेचने का मतलब है सेलिंग प्राइस कितना है? 60। अब उन्होंने पूछा कि लाभ इसका क्या आया। तो लाभ कैसे निकलेगा? जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस कर दोगे, तो जब यहाँ पे 60 में से आप 45 माइनस कर दोगे तो आपके पास 15 वापस बचता है, कि उसको जब उसने 45 में खरीदा था और 60 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ? 15 रुपए का लाभ हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, यदि 12 केले 48 रुपए में मिलते हैं तो एक केले की कीमत क्या होगी? तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो 12 केले है वो 48 रुपए में मिल रहे हैं, तो एक केला कितने का मिलेगा? 12 एकम 12 और 12 चौके 48, तो जो एक केले की कीमत है वो 4 रुपये आई। और आप देखोगे कि जो 4 रुपये है किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। एक टैंक में 80 लीटर पानी है,
यदि 20 लीटर पानी उपयोग हो जाता है तो कितना पानी वापस बचेगा। तो हमने देखा कि हमारे पास एक टैंक है जिसमें 80 लीटर पानी है। तो इस 80 लीटर में से जो हमने है वो 20 लीटर यूज़ कर लिया, तो वापस कितना बचा? 80 में से जब लेस करोगे 20 तो वापस कितना बचता है? 60 लीटर, यानी जो 60 लीटर पानी है वो अभी बचा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि 1 किलोग्राम 1 kg 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का होता है, तो हम सभी को पता है कि जो 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम का होता है। तो इन्होंने पूछा है कि 3.5 kg यानी आपके 3.5 किलो में कितने ग्राम हो गए, ये चीज़ इन्होंने पूछी है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम 3 kg की बात करें तो 3 kg में कितने होते हैं? 3000 ग्राम होते हैं। और अगर हम 0.5 में करें तो 500 ग्राम होते हैं। तो 3000 में अगर 500 जोड़ दोगे तो 3500 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि 3.5 किलोग्राम में 3500 ग्राम होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आयत देख लेते हैं। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसने बोला कि जो इसकी लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और अगर इसके चौड़ाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर है। अब बोला कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है जी, जो हमारे पास आयत है इसका क्षेत्रफल क्या आता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर हम लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करें, लंबाई 12 है और चौड़ाई 5 है, तो 12 पंजे 60 और ये सेंटीमीटर है। तो जो क्षेत्रफल का SI मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या आया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पहली 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जो पहली 5 विषम संख्या है, पहली है 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7 और फिर आ जाएगा 9। ये पहली 5 विषम संख्याएं हैं। अब औसत पूछा तो औसत के लिए हमने एक बात पढ़ी है, पहली प्लस अंतिम बटे 2। तो पहली संख्या क्या है? 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है? 9 बटे में क्या आ जाएगा? 2। औसत के लिए आपने ध्यान देना है, पहली प्लस अंतिम बटे 2। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 बटे में आ जाएगा 2। तो जो 10 का आधा है वो कितना होगा? 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, 800 का 10% क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास 800 का मतलब क्या होता है? गुणा 10%। ये हमने वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब हम 800 का 10% निकालेंगे, जब प्रतिशत यहाँ से हटता है तो बटे में 100 लगता है। तो 100 में 2 जीरो होती है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने यहाँ पे काटी, बचा 8 गुणा 10। तो 8 दाएं कितना होता है? 80। तो जो इसका राइट आंसर है वो 80 आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यदि a बराबर है 4 और b बराबर है 3, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मान क्या होगा? वैल्यू दी है, a की वैल्यू कितनी है? 4 और जो b की वैल्यू है वो कितनी है? 3। तो हमने इसके स्क्वायर जोड़ देने हैं। तो अगर हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16 है, और अगर यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करें तो वो 9 है, और 16 और 9 को जोड़ दोगे तो बनता कितना है? 25। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक त्रिभुज के दो कोण 40 और 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा? तो अगर हम त्रिभुज के कोणों की बात करें तो इसके जो तीनों कोणों का योग है वो 180 होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण है इसका योग कितना आता है? 180। अब इसमें से जो दो कोण हैं, एक 40 है और दूसरा कितना है? 60। तो ये दिए है और हमने तीसरा कोण निकालना है। तो 60 और 40 कितना बना? 100 प्लस c बराबर है 180। तो तीसरा कोण आ जाएगा, c की वैल्यू क्या आएगी? 180 के पास परे 100 ले जाएंगे और इसको माइनस कर देंगे तो वापस कितना बचा? 80 डिग्री। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते हैं। जब दो कोण 60 और 40 है तो ये बना 100, तो 180 में से 100 लेस करते तो कितना बनता? 80 वापस बनता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि तीसरा कोण कितना है? 80 डिग्री। अगला प्रश्न हमारा साधारण ब्याज से दिया गया है। इसमें बोला यदि 1200 का
5% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होगा। हमने क्या करना है, यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है। और साधारण ब्याज कैसे निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे मूलधन दिया है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, वो कितना है 1200, मूलधन 1200 है। और जो दर है, दर यानी रेट, वो 5% है। और समय यानी टाइम, ये 3 वर्ष है। तो जो साधारण ब्याज है वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा जो साधारण ब्याज है ये निकल के फॉर्मूला आता है। तो प्रिंसिपल कितना है, वो है 1200, यानी मूलधन कितना है 1200, दर 3 है, कोई भी मतलब दर आपका कितना है, दर 5 है और समय 3 है, और बटे में कितना चला जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, बचा क्या 12 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पे करोगे 12 पंजे 60 और 60 तिये 180। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 180। अब हमारा यहाँ पे अंत रीजनिंग का, तो यहाँ पे रीजनिंग का 46वां क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो सीरीज को देख लेते हैं, 3, 7, 12, 18, ब्लैंक स्पेस और यहाँ पे 33 दिया गया है। तो जो 3 से 7 बना वो प्लस 4 करके बना, 4 और 3 7। अब यहाँ से 7 से 12 कैसे बना, 7 प्लस 5, फिर 12 से 18 प्लस 6, यानी 4 5 6। तो यहाँ पे 7 जुड़ने वाला है, 18 और 7 ये होते हैं 25। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाला है 25 आना है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 47, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है। तो डायग्राम में बना लेते हैं कि जो ए और बी है ये बहनें हैं, तो इनके ऊपर हम क्या करेंगे, जो फीमेल हो गए उनके ऊपर नेगेटिव हम चार्ज लगा देंगे। अब बोला कि आर और एस भाई है। अब हम इनको थोड़ा सा डायग्राम से हटके बनाते हैं कि जो आर और एस है वो भाई है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो किसका डाला, आर और एस के ऊपर प्लस का, दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के भाई है। अब क्या बोला कि जो ए की बेटी है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए की बेटी। अब इन्होंने इनके लिए अल्फाबेट नहीं दिया तो हमने डाल दिया कि जो ए की बेटी है वो आर की बहन है। तो अगर ये बहन है किसकी, आर की, तो इसका मतलब है कि ये बहन एस की भी है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई भाई है, तो ये आपस में क्या बने, भाई बहन। तो लास्ट में क्या पूछा गया, तो बी का एस से क्या संबंध है, यानी जो ये बी है वो एस का क्या लगता है। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो यहाँ पे तीनों जने आए ये आपस में भाई बहन है, और ये ऊपर वाले इनके माताश्री है इन तीनों के, और ये माताश्री की बहन यानी ये लगे मौसी। तो यहाँ पे मौसी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मौसी को क्या कहा है, आंटी। तो आंटी यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं कि एक व्यक्ति उत्तर ऊपर को होता है, तो एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो हमेशा सेंटर से चलाना है। अब यहाँ से यहाँ तक हम चला देंगे इसको कि कितना गया है, 10 किलोमीटर गया है। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर पैदल चला। अब जब यहाँ पे पहुँचा था तो यहाँ से नीचे वापस आया 6 किलोमीटर, तो हमने यहाँ लिखा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है ये 6 किलोमीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से दाएं जाएंगे तो इस साइड जाएंगे, और कितना दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ कितना है 3 किलोमीटर। अब बोला प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु तो उसका इधर है, यानी हमने इधर वाली जो ये दूरी है ये ज्ञात करनी है। तो यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ये चला था पूरा, ये चला था 10 किलोमीटर। इसके बाद 6 नीचे आया था, यानी जो यहाँ की दूरी है वो कितनी है 4 किलोमीटर। और ये आ जाएगा अपना बेस आ जाएगा, ये हमारा बेस आ जाएगा, और ये हमारा प्रोपेंडिकुलर आ जाएगा, और ये हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो इसको पाइथागोरस से निकालते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये निकल जाएगा। तो एच हमने निकालना है, पी कितना है 4 का स्क्वायर करें, और जो बी है वो कितना है 3, इसका हमने स्क्वायर करना है।
तो h का स्क्वायर बराबर है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और जो 3 का स्क्वायर है वो कितना होगा 9। तो इसको ऐड कर लेते, h का स्क्वायर बराबर है 16 और 9 कितने हुए 25। तो जब हम h की वैल्यू यानी हमारा जो यहाँ पे h है इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने का अंडर रूट हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है 5 की। तो h की वैल्यू कितनी आई 5 यानी जो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी है वो कितनी है 5 किलोमीटर है। और ऑप्शन बी में ये दिया गया है 5 किलोमीटर तो आ गया, यहाँ पे जो दूरी है वो निकल चुकी है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में NURSE इसको क्या लिखा जाता है QXUV और H ये लिखा जाता है। तो हमसे जो पूछा है वो TOWEL इसका कोड पूछा है। तो हमने देखा कि N 14 नंबर पे आता है और जो U है वो 21 पे आता है, R 18 पे आता है, S 19 पे आता है, E 5 पे आता है, Q 17 पे, जो X है वो 24 पे, U 21 पे, V 22 पे और H कितने पे 8 पे। तो ये 14 से 17 कैसे बना जब हमने इस पे +3 करे, 14 और 3 17। फिर 21 से 24 बना +3 करके 18 + 3 21, 19 + 3 22, 5 और 3 8 यानी सब में +3 हो रहा है जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। तो हम इसका भी +3 कर देंगे। T 20 पे है, O कितने पे है 15 पे, W कितने पे है 23 पे, E है 5 पे और जो हमारा L है वो है 12 पे। इसमें सब में +3 कर दो तो 20 और 3 23, 23 पे क्या आया W। फिर उसके बाद +3 15 और 3 18, 18 पे क्या आया R। 23 में +3 करोगे 26, 26 पे क्या है Z। इसमें भी +3 5 और 3 8, 8 पे क्या है H। 12 + 3 12 + 3 कितना था 15, 15 पे क्या आया O। तो हमारा जो राइट आंसर है WRZHO, WRZHO। तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, यदि कूट भाषा में सफेद को काला, काले को लाल, लाल को हरा, हरे को नीला और नीला को सफेद कहा जाता है तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ जाना है कि जो मानव रक्त का रंग है वो कैसा होता है। तो जो मानव रक्त है वो होता है लाल रंग का। तो अब मानव रक्त का पता चला कि वो लाल रंग का होता है, तो हमने यहाँ जाना है कि लाल को क्या माना है। तो यहाँ देखोगे लाल को हरा, तो यहाँ पे जो लाल रंग है वो अब लाल नहीं रहा, वो कैसा हो गया हरा। तो लाल को हरा माना है, इसलिए मानव रक्त का रंग कैसा होगा हरा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे पूरे जो 50 क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करना है और ये बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।